नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। तो जैसा कि विद्यार्थी आप देख पा रहे होंगे कि बंगाल विभाजन वाला ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको क्रांतिकारी आंदोलन वाला टॉपिक करवाया था और उससे पहले मैंने गरम दल और नरम दल के बारे में आपको एक छोटी क्लास ली थी। वो तो ज़्यादा बड़ी है नहीं, 10 से 12 मिनट की लगभग क्लास है। तो वो एक टॉपिक के हिसाब से मैंने पहले भी बोला था, एक बार फिर अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो थोड़ा हमने जो पढ़ाने की अप्रोच में जो परिवर्तन इसीलिए लेके आए कि एक टॉपिक की एक क्लास रहे, चाहे छोटी ही सही, लेकिन अगर कोई टॉपिक है तो उसकी एक क्लास रहनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी के समझ में आसानी से आए। तो विद्यार्थियों, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि करजन को बंगाल का विभाजन करना पड़ा? और बंगाल के विभाजन के बाद आप देख पा रहे होंगे कि बंगाल के विभाजन के बाद 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होगा और उसी बंगाल विभाजन के विरोध में ही यह आंदोलन प्रारंभ होता है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि और एक और बात, जैसे ही बंगाल विभाजन का जिक्र हुआ है तो वो भी आगे मैं बता दूं, आगे जब निष्कर्षता जब निकल जाता है तो वो होता है कि बंगाल विभाजन से ही आप देखोगे कि एक सांप्रदायिकता का बीजारोपण बंगाल विभाजन में ही आपको नजर आएगा। सांप्रदायिकता का बीजारोपण नजर आएगा। सांप्रदायिकता का बीज देखेंगे तो बंगाल विभाजन से ही आपको नजर आएंगे। और दूसरा, जैसे ही चर्चा हुई तो 1905 में ब्रिटिश सरकार या करजन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इससे ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया गया। विद्यार्थियों, बंगाल विभाजन करजन के काल में 1905 में किया गया था तथा 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया तो स्वदेशी आंदोलन होगा। और उसके बाद आप देखोगे विद्यार्थियों के 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा। और जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा तो स्वदेशी आंदोलन वालों ने जब विरोध किया, दिल्ली दरबार के बाद ही या दिल्ली दरबार जब आयोजित हुआ तभी महारानी के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। और जब बंगाल विभाजन रद्द होगा तो जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो ये जो मूल परिवर्तन बंगाल विभाजन से नजर आते हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 1905 में ही जैसे ही विभाजन हुआ उसके विरोध में आप देखोगे राखी, जो बंगाल के निवासी हैं या पूरे भारत में जितने भी आंदोलनकारी हैं वो सब एक दूसरे को राखी बांधेंगे, राखी बांध कर विरोध प्रदर्शन करेंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे। तो वो इसी तरीके से, और जब बंगाल का विभाजन होगा तो वो मैं आपको बताऊं, जैसे ही व्हाइट बोर्ड पे आपको एक मैं समझाऊं कि जब बंगाल विभाजन की चर्चा होगी तो बंगाल विभाजन को 2 भागों में विभाजित किया गया करजन ने। बंगाल विभाजन 1905। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे बंगाल विभाजन को 2 भागों में, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल अब 2 भागों में जब करजन के द्वारा विभाजित किया जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि जब पूर्वी बंगाल में जो जिले की अगर चर्चा करूं या जो क्षेत्र की चर्चा करूं तो पूर्वी बंगाल में असम, ढाका और चटगांव। पूर्वी बंगाल में मैं आपको बताऊं कि पूर्वी बंगाल में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए गए। एक असम का क्षेत्र, एक ढाका का क्षेत्र, ढाका, और चटगांव का क्षेत्र शामिल किया गया।
जब ये 3 क्षेत्र शामिल कर लिए गए और ढाका को राजधानी बनाया गया, ढाका को राजधानी 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 बनाया गया, राजधानी बनाया गया ढाका को। और जब ढाका को राजधानी बनाया जाएगा विद्यार्थियों, तो आप देखोगे कि ये जो आप असम, ढाका और चटगांव, यह क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक था। और मुस्लिम बहुसंख्यक होगा या सीधे पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक, मुस्लिम बहुसंख्यक बहुसंख्यक। और जब मुस्लिम बहुसंख्यक था तो आपको नजर आएगा कि वहां बंगला भाषा बोली जाती थी। और पश्चिमी बंगाल के जो क्षेत्रों की चर्चा करें कि पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र थे, जो दूसरा भाग जो विभाजित किया गया था पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, उसकी अगर क्षेत्रों की चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल वाला रीजन आ जाएगा। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जो बचा हुआ थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, उसमें बिहार और उड़ीसा, यह क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित कर दिए जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा, तो यह क्षेत्र इसमें शामिल कर दिया जाएगा। और ये जो क्षेत्र था यह हिंदू बहुसंख्यक था, हिंदू बहुसंख्यक था, संख्यक था। और यहाँ की जो भाषा थी वो उड़िया बोली जाती थी, उड़िया, हिंदी, और कहीं कहीं जगह बंगला भी हल्की सी अगर आपको नजर आएगी तो बंगाल वाले, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में नहीं, उड़िया, हिंदी, और उसके बाद आप देखोगे कि बांग्ला भी कहीं कहीं बोली जाएगी, और बांग्ला भी बोली जाएगी। तो भोजपुरी तो एक आप कह सकते हो कि उस समय भाषा आप नहीं बोल सकते कि भाषा, ये भोजपुरी एक बोली में आ जाती है। बाकी हिंदी साहित्य में मैं विस्तार से अगर बताऊँ तो अलग अलग बोली, मैथिली, भोजपुरी, ये सब आती है। मेन जो भाषाएं थी, अगर पश्चिमी जब बंगाल का विभाजन हुआ, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, दो भागों में विभाजित किया कर्जन ने 1905 में। पूर्वी बंगाल का जो रीजन था वो असम, ढाका और चटगांव को मिलाकर ढाका को राजधानी बनाया गया। यह मुस्लिम बहुसंख्यक था, यह बांग्ला भाषा बोलता था, बांग्ला भाषा बोलने वाले थे बांग्ला भाषी। पश्चिमी बंगाल था वो, उसके तहत पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित किया गया। यह हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ उड़िया, हिंदी और बांग्ला 3 भाषाएं बोली जाती थी। इसकी राजधानी कलकत्ता को बनाया गया विद्यार्थियों, कलकत्ता को। तो इससे आप विभाजन से, ये मैंने आपके सामने सिनॉप्सिस बनाकर इसीलिए बताया कि इससे ही आपकी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया गया कर्जन के द्वारा, कि मुस्लिम अलग कर दिए गए और हिंदू वाला क्षेत्र अलग कर दिया गया। इस तरीके से जैसे आपको नजर आएगा, ये जो मेन जो मकसद था ब्रिटिशों के द्वारा बंगाल विभाजन का, वो यही था कि एक सांप्रदायिकता का बीजारोपण करना, या जो बंगाल वाला क्षेत्र था वो ब्रिटिशों का कार्य क्षेत्र था या सेंट्रल था, केंद्र था, और वहीं से आधुनिकता का विकास हो रहा था, वहीं के लोग ज्यादातर शिक्षित हो रहे थे। जब शिक्षित होंगे, आधुनिकता का विकास होगा, तो वो आपको नजर आएगा कि लगातार जब आधुनिकता का विकास हो रहा है तो वो राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी, और राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी तो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय चल रहा था। उसी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए, उसी राष्ट्रीयता की भावना को कमजोर करने के लिए कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। तो इससे आपकी समझ में आसानी से एक आ गया होगा। सीधे हम अपनी पीपीटी पे आते हैं। बाकी ये कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने समझा दिया कि बंगाल विभाजन का आपको समझना जरूरी है। बाकी परीक्षा की दृष्टि से तो विद्यार्थियों जो मैं आपको यहाँ पॉइंट करवा रहा हूँ वही आपकी परीक्षा की दृष्टि से, या आपको पीसीएस और जब मैं मैराथन लूंगा तो उसमें ऐसे ही विस्तार से सिनॉप्सिस बनाकर एक एक पॉइंट समझाऊंगा। बंगाल विभाजन का कर्जन के काल में 1905 में किया गया, ये मैंने अभी आपको बताया ये, तथा 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। रद्द करने के बाद इसका मुख्यतः उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद
की वृद्धि को दुर्बल करना या राष्ट्रवाद की वृद्धि को, ये बंगाली नहीं विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था या कमजोर करना था। बंगाल विभाजन की अगर चर्चा करूं तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। इसके विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन में पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार संघर्ष विधि के रूप में अपनाए गए, या आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार, क्योंकि इसके बाद जैसे ही हम आंदोलन की जब शुरुआत करेंगे स्वदेशी आंदोलन की, तो उसमें यही होगा, बंगाल विभाजन का स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, और स्वदेशी आंदोलन के आलोचक क्यों थे ये भी अगर बात करें, तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। स्थान और स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता, यह जोड़े मिलाओ में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो विद्यार्थियों इस पे आप ध्यान रखना। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया। बम्बई और पुणे में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक के द्वारा किया गया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। विद्यार्थियों, 1905 के स्वदेशी आंदोलन में जन समूह एकत्रित करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त, ये पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में विद्यार्थियों, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तो सीधे सीधे पूछ लेता है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की, तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई। कब की गई? 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय। 1905 के स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुद्धार करना था। यह जो 4 पॉइंट मैंने अभी विद्यार्थियों आपको बताए, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए मैंने 4 पॉइंट, क्योंकि इसमें समझाना तो है नहीं, ये फैक्ट हैं, और फैक्ट के प्रश्न पूछे गए तो फिर भी फैक्ट मैंने पॉइंट डलवा दिए इसमें कि तथ्य भी होने चाहिए, तथ्य के द्वारा ही प्रश्न हल होते हैं। और आपकी परीक्षा में तो तथ्य कह सकते कि, या कह सकते क्या, ये तो वास्तविकता है कि जो आपकी परीक्षा है वो तथ्य आधारित ही है, तो तथ्यों पर विशेष ध्यान देना है विद्यार्थियों। स्वदेशी आंदोलन से ब्रिटिश पत्रकार H.W. विल्सन जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मानचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल्स के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्टों को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में संपादित किया। तो रिपोर्ट तो नहीं पूछी गई विद्यार्थियों, लेकिन यह द न्यू स्पिरिट इन इंडिया यह पूछा गया है, 2 से 3 बार लगभग पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की स्थापना 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर की थी। इसके बाद जैसे हम बढ़ेंगे विद्यार्थियों, तो आपको कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन एवं सूरत अधिवेशन, यह 3 टॉपिकों की चर्चा होगी, क्योंकि उसके जो स्वदेशी आंदोलन के बाद ही इन तीनों की चर्चा होती है।
कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ये पूछ लेता है, सीधे सीधे पूछता है कि कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। इसी अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में पहली बार रखा गया। और मेन आ जाता है विद्यार्थियों 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित होगी। कांग्रेस में विभाजन हुआ विद्यार्थियों, नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस विभाजित हो गई और इसकी अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। और विभाजन भी, अगर विभाजन का मैं बताऊं मेन कारण क्या था, आपको समझाऊं आसान भाषा में, तो विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन का विभाजन का मेन कारण था कि जो गरम दल वाले थे वो अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे और नरम दल वाले अपना अध्यक्ष। बाद में आप देखोगे कि नरम दल की जीत होती है और वह अपने रास बिहारी घोष के अध्यक्षता करते हैं और वहीं से कांग्रेस दो भागों में विभाजित होती है, नरम दल और गरम दल में। एक टॉपिक आता है विद्यार्थियों 1906 में, इसी नरम दल, जब कांग्रेस के विभाजन के बाद ही मुस्लिम लीग के गठन का एक चर्चा होती है। मुस्लिम लीग का गठन 1906, नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 की स्थापना ढाका में की गई। विद्यार्थियों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में अगर जो मेन 4 बातें अगर मैं आपको बताऊं तो इसका प्रथम वार्षिक सम्मेलन 1907 में कराची में तथा दूसरा 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। मुख्यालय मुस्लिम लीग का लखनऊ में था। मुस्लिम लीग के संस्थापक के रूप में अगर वरीयता क्रम देखा जाए या जिनकी जो संस्थापक सदस्यों की चर्चा की जाए तो वरीयता में तो जब 3 नाम मेन हो आते हैं और इसमें है सलीमुल्लाह, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। तो ये इनमें से आगा खां ज़्यादा पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, तो इस पे आप ध्यान रखना। और इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। 1908 में मुस्लिम लीग की शाखा लंदन में सैयद अमीर अली ने स्थापित की। W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा रहेगा या महत्तम बचाव होगा। तो विद्यार्थियों ये जो मुस्लिम लीग की जब चर्चा की तो यह मैंने यहाँ, क्योंकि एक टॉपिक छोटा सा एक टॉपिक रह जाता मुस्लिम लीग का, तो मैंने कहा इसी स्वदेशी आंदोलन वाली क्लास में ही करवा दूंगा। तो ये मुस्लिम लीग हो गई। इसके बाद जैसे ही अगली क्लास होगी तो अगली क्लास की चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि अगली क्लास जिस टॉपिक पे हो उसमें अगर कॉन्सेप्ट मैंने अभी बंगाल विभाजन वाला मैंने आपको समझा, मुझे लगा कि यह समझाना जरूरी, तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने समझा दिया। बाकी तथ्यों पर आधारित क्लास है यह, आपकी परीक्षा भी तथ्यों पर आधारित है, तो तथ्यों की ही बात करेंगे विद्यार्थियों। जहाँ भी मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है या कुछ समझाना है तो मैं आपको विस्तार से समझाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हमारी पूरी क्लास लगभग सिलेबस कवर की हो रही है। तो आज की क्लास को विद्यार्थियों यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल नई जोश और नई उमंग के साथ। जय हिंद, राधे राधे।